दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 नवंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लग रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल सहित बिहार के सभी जिलों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, जो खुश कर देने वाली है। खबर यह है कि बिहार के सभी जिलों के गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जी हाँ, बिहार के सभी गांवों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर पंचायती राज विभाग ने कार्य योजना बनाई है। ग्राम पंचायतों की जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के आधार पर गाँव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गाँव में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मुहैया कराने आदि मकसद से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की पहल पंचायत राज विभाग ने की है, ताकि कोई भी गैर कानूनी काम करे तो वह घटना कैमरे में कैद हो सके। इससे दोषी की पहचान हो जाएगी आसानी से। दूसरी तरफ कैमरे का भय भी ऐसे लोगों में होगा। विभाग ने यह भी साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों और फिर सरकारी भवनों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले साल मार्च तक विस्तार देने का फैसला किया है। यह योजना 30 नवंबर को समाप्त हो रही थी, लेकिन सरकार के इस फैसले से उन 80 करोड़ परिवारों को अगले 6 महीने तक इस योजना का लाभ अब मिलेगा, जिन्हें इसके तहत एक निश्चित मात्रा में फ्री में चावल, आटा और बुनियादी जरूरत की अन्य चीजें मिलती रही है। जब पीएम मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक विस्तार देने का फैसला किया है, यानी कि अब आपको मार्च 2022 तक फ्री में गेहूं चावल मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में सब्जियों और फलों के भाव तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार में भी सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं। इन सब में सबसे महंगी हुई हरी सब्जियां। यह टमाटर के भाव की अगर बात करें तो ये 120 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं अगर फल की बात करें तो सेब की कीमत 130 रुपये किलो बिक रहा है। यह दोनों के दाम के बीच कुछ ज्यादा का अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में सब्जियों के महंगे होने से रसोई पर इस पर काफी असर देखने को मिल रहा है। यह कुछ ऐसा ही हालात पश्चिम बंगाल और कई अन्य राज्यों में भी है, जहां टमाटर और हरी सब्जियों के बढ़ते दाम के कारण किचन में इनकी कमी होने लगी है। जो वहीं कुछ सब्जियां जैसे लाल और पीले शिमला मिर्च की कीमत 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुका है, जो सभी प्रकार के फलों से कहीं ज्यादा महंगा है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना टीकाकरण के रिकॉर्ड तोड़ अभियान के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। जहां विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बेहद कम है। जहां विशेषज्ञों का मानना है कि दीपावली के 3 सप्ताह बाद देश में कोरोना केस घट रहे हैं। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना बेहद ही कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के घटते केसों के पीछे सबसे प्रभावी कारण देश में कोरोना टीकाकरण है। हालांकि इस वक्त देश के बड़े हिस्सों में सर्दियों की शुरुआत के बाद कोरोना केस कम हो गए हैं। ऐसे में यह संभावना तेज है कि दूसरी लहर के बाद विनाशकारी तीसरी लहर की संभावना नहीं है। हालांकि विशेषज्ञ अभी भी तमाम सावधानी और फिर सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि खाने के तेलों के भाव बढ़ने के बाद बिस्कुट के दाम में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। जब बिस्कुट की दुनिया में महारत रखने वाली पार्ले प्रोडक्ट दूसरी बार बिस्कुटों के दाम बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। स्नैक्स और कन्फेक्शनरी के रेट में बहुत जल्द वृद्धि हो सकती है। पार्ले ने कहा है कि बहुत जल्द दूसरी बार रेट बढ़ाए जाएंगे, यानी कि आपकी जेब और भी ढीली हो जाएगी। यह मौजूदा वित्तीय वर्ष 2022 की तीसरी और चौथी तिमाही में बिस्कुटों के दाम 10 से 20% तक बढ़ने की संभावना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून पर सीएम नीतीश कुमार एनडीए में ही घिर गए हैं। जी भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि वे शराबबंदी कानून वापस ले लें, क्योंकि इससे अराजक स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर प्रगतिशील कृषि कानून वापस ले सकते हैं तो फिर मुख्यमंत्री शराबबंदी कानून को लेकर जिद न करे, उसे वापस ले लें। जब बीजेपी विधायक ने कहा है कि यह शराबबंदी कानून अच्छी नीयत से बना था, इसे लागू
करने में गड़बड़ी हो गई। शराब माफिया और सरकारी तंत्र के गठजोड़ ने कानून के उद्देश्य को विफल कर दिया है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि कानून की आड़ में 2 दिन पहले राजधानी पटना के एक विवाह समारोह में जिस तरीके से छापेमारी की गई है वह शर्मनाक और डराने वाली है। विधायक ने कहा है कि युवाओं का बड़ा समूह तस्कर से संलग्न हो गया है। कुल मिलाकर यह कानून नई पीढ़ी को बचाने के बदले बर्बाद कर रहा है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बिहार में शराब तस्करों से पुलिस मिली हुई है। पुलिस की हामी से ही बिहार में शराब बिक रही है। दोस्तों, एक समय था जब लड़कियों के लिए शादी का दिन सबसे अहम दिन होता था, लेकिन समय के साथ महिलाओं ने अपनी प्राथमिकताएं तय कर ली है और गुजरात की ये दुल्हन एक खूबसूरत उदाहरण देती दिखाई दे रही है। जहां आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि शादी वाले दिन लड़कियां काफी व्यस्त रहती है, कभी शॉपिंग में तो कभी घर के कामों में। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आया है वह बेहद ही मजेदार है। दरअसल गुजरात की राजकोट की शिवांगी बगथारिया 5वीं सेमेस्टर की परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंची और इस तरह से उन्होंने कई लोगों का दिल भी जीता। आपको बता दें कि हाल ही में शादी की सीजन भी शुरू हो चुका है। कई लड़कियां शादी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ देती है, लेकिन इसी दौरान शादी के कपड़े में दुल्हन बनी सजी शिवांगी बगथारिया नाम की लड़की परीक्षा कक्ष में आई तो सभी दंग रह गए। जहां उन्होंने मीडिया से कहा है कि मेरे लिए शादी से ज्यादा शिक्षा महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। वायरल वीडियो में शिवांगी को एक भव्य लहंगे, दुल्हन के आभूषण और मेकअप में परीक्षा में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। वह परीक्षा हॉल में मौजूद अन्य छात्रों के साथ पूरी एकाग्रता के साथ अपना पेपर लिखती देखी जा सकती है। जहां आप सभी को बता दें कि शिवांगी ने एक मीडिया रिपोर्ट को बताया है कि जब उनकी शादी की तारीख तय हुई थी तो उस समय परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं कि मौसम वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर चेतावनी दी है कि भारत को अगले कुछ सालों में बाढ़ और अति भयंकर सूखे के लिए तैयार रहना चाहिए। यह खासकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इससे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर के बजाय हिंद महासागर में समुद्री स्तर पर वृद्धि जलवायु परिवर्तन की घटनाएं बढ़ा रही है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान में जलवायु वैज्ञानिक सौपर्णा मनिकल का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से स्थिति गंभीर होती जा रही है, जब मुख्य रूप से चक्रवाती तूफान की संभावना बढ़ गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बालू बिहार की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ, और बैरियर लगेगा। दूसरे प्रदेशों में बालू भेजने पर पूरी तरीके से रोक की तैयारी चल रही है। यह बालू की किल्लत रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है। यह बिहार से दूसरे राज्यों में बालू की कालाबाजारी इस सीजन में आसान नहीं होगी। बिहार राज्य खनन विकास निगम इसे रोकने के लिए बिहार की सीमा पर चेक पोस्ट या फिर बैरियर लगाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जोरदार हमला बोला। जय सीएम योगी ने कहा है कि मैं यहां चेतावनी देता हूं कि जो सीएए के खिलाफ भावनाओं को उकसाकर खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, उन अब्बाजान और चाचा जान से सरकार सख्ती से निपटना जानती है। ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट बताकर कहा है कि वे भावनाओं को भड़का रहे हैं। आज माफिया की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार है। पहले हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर हमारी सरकार में कोई दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस संबोधन के बाद एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी जवाबी हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ठोक देंगे वाले बाबा, मैं सिर्फ उनका एजेंट हूं जिन्होंने मुल्क को आजादी दिलाई और भारतीयों की नागरिकता को मजहब से परे रखा। जहां उन्होंने कहा है कि पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं कि सीएए और एनआरसी जैसे असंवैधानिक कानून लागू करोगे तो हम हर संवैधानिक के जरिए से उसकी पुरजोर मुखालिफत करेंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के हर कोने में मुखालिफत करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए तेल कंपनियों ने रसोई गैस सब्सिडी फिर से खातों में जमा करना शुरू कर दिया है। जहां हाल के दिनों में रसोई गैस बुकिंग करने वालों के खातों में सब्सिडी की 273 रुपए जमा हुए हैं। जहां डीबीटी स्कीम के तहत ये राशि ट्रांसफर की जा रही है। आपको बता दें कि हाल के महीनों में गैस के दाम तेजी से बढ़े हैं। सरकार ने सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। हालांकि नाम मात्र की राशि जरूर जमा की जा रही थी। कहा जा रहा है कि अगले साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है, यानी कि सरकार ने विपक्ष के हाथ से यह मुद्दा भी छीन लिया है। जब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहीं कहीं एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी के रूप में 79 रुपए 26 पैसे प्रति सिलेंडर दिया जा रहा है। हालांकि कुछ लाभार्थियों के लिए प्रति सिलेंडर सब्सिडी 158 रुपए 52 पैसे या
फिर 237 रुपये 78 पैसे दी गई है। कहा जा रहा है कि हर महीने की शुरुआत में सरकार रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती है और दिसंबर में होने वाली समीक्षा में इसका असर देखने को भी मिल सकता है, यानी कि दिसंबर से आपके अकाउंट में सब्सिडी आ सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई किसान भाई खेती करने के लिए कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो वे ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है। खबर के अनुसार बिहार राज्य के किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के माध्यम से किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र खरीदता है तो उस कृषि यंत्र पर सरकार की ओर से 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। अगर कोई किसान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फिर उसके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जमीन के कागजात, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को भले ही दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। कल पार्टी कार्यालय में 4 साल बाद पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में उनकी पार्टी सरकार बनाकर रहेगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आज देश का आम आदमी मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से काफी परेशान है, हैरान है। लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और बिहार में सुशासन के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मेरे जेल में रहते हुए बिहार के जनादेश पर डाका डाल दिया। मैं जेल में था और 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने क्या खेल किया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हमारी सरकार बन चुकी थी, हमारे 75 विधायक हैं, हमारे बड़ी ताकत बिहार में किसी के पास नहीं है। आज नहीं तो कल हमारी सरकार बिहार में बनकर ही रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। व्यापारीकरण के दौर में मरीजों के लिए ये ब्लड बैंक वरदान साबित होगा। एक तरफ जहां जरूरतमंदों को ब्लड के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, तो वहीं राज्य का यानी कि बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक फ्री में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के लिए खेला करने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार में खेला करने को तैयार नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देने वाले हैं। प्रशांत किशोर कमेटी बिहार में एक्टिव हो सकता है, क्योंकि टीएमसी के जरिए वो बिहार में पॉलिटिक्स एंट्री को तैयार है। पहले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी बनाने पर विचार कर रहे थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब उन्होंने टीएमसी के जरिए ही बिहार में एंट्री करने का मन बनाया है। हालांकि इन खबरों की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों बात करते हैं कि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर को कश्मीर आईएसआईएस ने जान से मारने की धमकी दी है। इसको लेकर गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने बताया है कि पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया है और आरोप लगाया है कि उन्हें आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। जांच चल रही है। शिकायत के बाद गौतम गंभीर के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज के कोचाधामन से जदयू प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज से उनके कार्यालय विश्वेश्वरैया भवन में भेंट करके किशनगंज एवं पूर्णिया जिले के ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसमें सर्वप्रथम किशनगंज जिला के अंतर्गत ठाकुरगंज प्रखंड के 6 पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए खरखड़ी भेरभरी घाट पर महानंदा नदी में पुल निर्माण के संबंध में बात की गई है। ये जानकारी मंगलवार को जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने दी है। उन्होंने बताया है कि खरखड़ी भेरभरी घाट पर महानंदा नदी में पुल नहीं रहने के कारण उस क्षेत्र की लाखों जनता को 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता है। अगर पुल बन जाता है तो फिर ये दूरी घटकर मात्र 20 किलोमीटर ही रह जाएगी। इस संबंध में मंत्री जयंत राज ने बताया है कि महानंदा नदी में पुल निर्माण कार्य बड़ा और नदी की चौड़ाई अधिक रहने के कारण ये मामला पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है। दोस्तों दुनिया का पहला तैरने वाला शहर दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में बनाया जा रहा है। यह समुद्र तट के किनारे बनाए जाने वाले इस शहर का निर्माण 2025 तक कर लिया जाएगा। इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। यह शहर बनने के बाद कैसा दिखेगा इसकी कुछ तस्वीरें जारी की गई है जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस शहर में छोटे छोटे आइलैंड तैयार किए जाएंगे जिसमें इंसान रहेंगे। यह शहर अपने लिए खाना खुद तैयार करेगा। यहाँ साफ पानी की पूरी व्यवस्था होगी।
खरीदारी करने के लिए पानी बाजार से मंगाया जाएगा। खरीदार बोट के जरिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड का सफर करेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सपोर्ट से बनने वाले इस शहर में बाढ़ का खतरा नहीं होगा। जब पानी में बनाए जाने वाले आइलैंड बाढ़ के खतरे को कम करेंगे। ये शहर अपनी बिजली खुद बनाएगा। इसके लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस पूरे शहर को तैयार करने में 1500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता के लिए राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। जब भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ दिल्ली की कोर्ट ने प्राथमिकता दर्ज करने का आदेश दिया है। अब सबकी नजरें दिल्ली पुलिस पर लगी है कि कब वे भाजपा नेता संबित पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज करती है। जब संबित पात्रा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कथित रूप से फर्जी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप लगा है। जब वहीं आम आदमी पार्टी की नेता और विधायक अतिशी की शिकायत पर अब दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। दिल्ली की 30,000 कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में उचित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करें। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच का आदेश भी दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े वीडियो के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करके ट्विटर पर पोस्ट करने के मामले में 30,000 कोर्ट ने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सभी मंदिर और मठों की जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार बिहार में सभी मंदिर और मठों की जमीन को पहले अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो लोग इस जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं उन्हें हटाया जाएगा और इन सभी जमीन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाएगी, यानी कि सरकारी जमीन होगी। दोस्तों जिस तस्वीर को हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपको लगेगा कि ऐसा भी कोई थाना है जिसे चौकीदार का बेटा चला रहा है। आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला बिहार के भागलपुर में देखने को मिल रहा है। ये मामला बिहार के भागलपुर 0 माइल की औद्योगिक थाना जो दिन के उजाले में भी पुलिसकर्मियों से खाली पड़ा है। यहाँ देखभाल करने के लिए थानेदार नहीं बल्कि चौकीदार के बेटे को लगा दिया गया है। यहाँ ना कोई दारोगा है और न ही सिपाही नजर आते हैं। जब चौकीदार के बेटे से पूछा गया है कि थानेदार और सिपाही कहाँ है तो उसने बताया है कि सभी इलेक्शन ड्यूटी पर है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार और पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार थाने और फरियादियों की बात सुनने को लेकर पुलिस वालों को दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन ये देखने के बाद बिहार सरकार की बड़ी लापरवाही दिख रही है। अगर किसी तरह की घटना होती है तो फिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि नीतीश कुमार देश के कुछ चुनिंदा नेताओं में से हैं जो लंबे समय तक सत्ता में बने रहे हैं। जहां उनकी ये उपलब्धि और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वे अपनी जाति यानी कि कुर्मी जाति के मात्र 4% वोटरों के सपोर्ट की बदौलत लंबे समय से सत्ता में बने हैं। 24 नवंबर को वे अपने कार्यकाल का 16वां साल पूरे कर चुके हैं और इस तरह से वे बिहार के लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उनके लंबे कार्यकाल पर राजनीतिक विश्लेषणों की अपनी अलग अलग राय है, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि नीतीश का पहला कार्यकाल यानी कि 2005 से 2010 के बीच बिहार के लिए काफी उपलब्धि भरा रहा, लेकिन उसके बाद नीतीश अपने रास्ते से भटक गए। दूसरे कार्यकाल में उनको प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हावी होना, नरेंद्र मोदी की एनडीए का नेता चुने जाने के बाद बीजेपी से अपना 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ना, 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी जेडीयू की शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद दलित नेता जीतन राम मांझी को अपना गद्दी सौंपना, 9 महीने बाद जीतन राम मांझी को धकियाकर सत्ता से हटाने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बनना और फिर अपने धुर विरोधी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाना, ये कुछ ऐसे कदम थे जिससे नीतीश की काफी किरकिरी हुई है। जहां आज नीतीश फिर से एनडीए के साथ हैं और कभी अपने घोर विरोधी रहे मोदी के बल पर राज्य यानी कि बिहार की सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन बिहार उनके 16 साल के शासन में कितना आगे बढ़ा है ये बड़ा सवाल है। अपनी हालिया रिपोर्ट में नीति आयोग ने स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में बिहार को फीसदी बताया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 6 बेड मौजूद हैं। इतना ही नहीं, 16 साल बाद आज भी नीतीश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के वायदे कर रहे हैं। नए उद्योग के लगने की तो बात छोड़ ही दीजिए, बिहार में बंद पड़े 29 चीनी मिलों को भी नीतीश खुलवा ना सके।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है। जब पूरे बिहार में पछुआ हवा के बहने से न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है, जिसके कारण ठंड में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी शुरू हो रही है। हवा चलने से खासकर सुबह और शाम में यानी कि रात में तापमान के गिरने से ठंड का प्रकोप अधिक रहता है। कल भी धुंध के कारण धूप देर से निकली, कहीं कहीं धूप निकली ही नहीं। सबसे अधिक ठंड स्थान कल राजधानी पटना ही रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अभी पछुआ हवा का प्रवाह है। इसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। इससे न्यूनतम तापमान में हल्का असर देखने जाने के साथ ठंड में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिहार का मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है, जहां उत्तरी बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री रहने का अनुमान है। जहां सुबह के समय कोहरा और धुंध छाया रहेगा। 12 घंटे बाद यानी कि आज 25 नवंबर से पटना समेत पूरे बिहार में ठंड बढ़ने के आसार हैं। आपको बता दो कि पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी बढ़ती है। पछुआ हवा में नमी अधिक होती है, जिसके कारण ठंड का असर अधिक होने लगता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पटना, सासाराम, आरा, बक्सर, बिहार शरीफ में लगने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए यहां के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। जहां खबर के अनुसार मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना प्रमंडल के सभी डीएम और एसपी के साथ बैठक में यह निर्देश दिया है। बहुत जल्द इन शहरों के मुख्य चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का काम पूरा किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से सड़क जाम की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच लोगों का विवाह समारोह में जाने का सिलसिला अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। नवंबर और दिसंबर के बीच होने वाले शादियों में लोग जाने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। लोकल सर्किल सर्वे के मुताबिक 10 में से 6 लोग कोरोना को पूरी तरीके से भूलकर बिना किसी पाबंदी और प्रोटोकॉल के शादियों में मौज उठाने के मूड में नजर आ रहे हैं। इसका खुलासा लोकल सर्किल संस्थान के हाल ही में हुए सर्वे में हुआ है। लोकल सर्किल कोरोना काल और उसके बाद के प्रभावों पर लगातार लोगों के प्रतिक्रिया ले रहे हैं। यह संस्थान के ताजा सर्वे में सामने आया है कि इस साल 25 लाख शादियां होने वाली है बिहार में, और इनमें हर 10 में से 6 लोग शादी विवाह में शामिल होने जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इन लोगों में अब कोरोना का कोई खौफ नहीं है। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन की नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा है कि 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर संसद भवन की ओर मार्च करेंगे। यह किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मार्च सरकार पर दबाव बनाने के लिए होगा कि वे फसलों पर एमएसपी की संवैधानिक गारंटी देने के लिए कानून लाएं। राकेश टिकैत ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि आगामी 20 नवंबर को 60 ट्रैक्टर संसद भवन की ओर जाएंगे। ये ट्रैक्टर उन्हीं मार्गों से जाएंगे जिन्हें सरकार ने खोला है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम पर सड़कों पर आवागमन रोकने के आरोप लगते हैं। हमने सड़कों पर यातायात नहीं रोका है। सड़कों पर आवाजाही रोकना हमारा आंदोलन नहीं है। हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। हम सीधे संसद भवन की ओर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 19 नवंबर को 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि पिछली बार 200 लोगों ने संसद की तरफ मार्च किया था, लेकिन इस बार 1000 लोग मार्च करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी पर हम सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 1 साल में किसान आंदोलन के दौरान 750 किसानों की जान गई है। सरकार को इन मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको बता दूं कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और यह 23 दिसंबर तक चलेगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश सरकार के द्वारा कई तरह के बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच एक खबर आ रही है कि बिहार सरकार के सभी विभाग के कर्मचारी 26 नवंबर को शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। यह खबर के अनुसार उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अपर सचिव के पाठक ने इस संदर्भ में एक पत्र जारी करते हुए सभी विभागों के सचिवों के पास भेज दिया है। अगर कोई कर्मचारी 26 नवंबर को शपथ नहीं लेता है तो फिर हफ्ते भर के अंदर उसके शपथ लेने का वीडियो विभागीय अधिकारियों के पास भेजना होगा। आपको बता दें कि 26 नवंबर को सभी विभाग और कार्यालय अपने प्रांगण में दिन के 11 बजे शराब का सेवन नहीं करने के शपथ लेंगे। यह साथ ही साथ दूसरे को भी शराब सेवन नहीं करने को प्रेरित करेंगे। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है। जब मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सभी मुख्यालय, प्रमंडल और जिला स्तर पर सभी कर्मचारियों का शपथ पत्र भरवाकर उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी और शपथ पत्र का रिकॉर्ड 1 सप्ताह के अंदर उत्पाद विभाग को भेजा जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार कल अपनी सरकार की 1.5 दशक पूरा होने पर 15 साल बेमिसाल का जश्न मनाया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने इसे 16 साल की नाकामयाबी का जश्न फेलियोर करार दे दिया है। जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में नीतीश कुमार के काम को लेकर 21 सवाल पूछ डाले हैं। इन सवालों में उन्होंने नीतीश सरकार से 16 साल के काम का पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करने की मांग की है। वहीं साथ में यह भी पूछा है कि इतने सालों में बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बीते 16 सालों से सभी क्षेत्रों और मानकों में बिहार को फिसड्डी साबित करके देश में बिहार को सबसे नीचे पायदान पर पहुंचा दिया है। बिहार में हालात देश में सबसे खराब है। तीसरे नंबर की पार्टी की देश में एकमात्र मुख्यमंत्री से आज मैं उनसे निम्नलिखित 21 सवाल पूछ रहा हूं। नीतीश कुमार जी, बिहार की 60% आबादी अर्थात युवाओं को जवाब दें कि उनके 16 सालों के शासन के बाद भी आज बिहार पूरे देश में गरीब और बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बन गया है? क्यों युवाओं को अपनी योग्यता और शिक्षा के नीचे जाकर दूसरे प्रदेशों में अपमानित होकर काम ढूंढने पर विवश होना पड़ता है? दोस्तों अब बात करते हैं कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद भी भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में अगले कुछ दिनों में 2 से 3 रुपए की कमी आ सकती है। इसके लिए केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत अपने स्ट्रेटेजिक यानी कि इमरजेंसी पेट्रोलियम रिजर्व में से 50 लाख बैरल रिलीज करेगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स का प्राइस रीजनेबल और मार्केट फोर्सेस की ओर से निर्धारित होना चाहिए। तेल उत्पादक देशों की ओर से जानबूझकर तेल की सप्लाई को डिमांड के लेवल से नीचे रखा जा रहा है। बयान में कहा गया है कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करने पर सहमत हो गया है। कच्चे तेल के इमरजेंसी स्टॉक को रिलीज करने का प्लान अमेरिका ने भारत, जापान समेत कुछ बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के साथ मिलकर बनाया है। इस कदम से पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हो सकते हैं, आपको राहत मिल सकती है। कच्चे तेल की घटती कीमतों का फायदा पेट्रोलियम कंपनियां अगर आम लोगों को देती है तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 2 से 3 रुपए तक की कमी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जिस वाइस चांसलर पर सरकारी पैसे की लूट का आरोप लगा उसी को राज्यपाल फागू चौहान ने बेस्ट कुलपति का अवार्ड दे दिया। जहां हद देखिए कि जिस दिन मीडिया से लेकर पूरे शिक्षा जगत में आरोपी कुलपति के कारनामों की चर्चा हो रही थी, उसी दिन यानी कि 23 नवंबर को राजभवन में सम्मान समारोह आयोजित करके अवार्ड दिया गया। जहां राजभवन के कारनामों से भारी नाराज बिहार सरकार के मंत्री और पदाधिकारियों ने इस सम्मान समारोह का बहिष्कार कर दिया। अब खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार की शिकायत के बाद बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को दिल्ली तलब किया गया है। फागू चौहान दिल्ली चले गए हैं। हम आपको बता दूं कि मंगलवार को बिहार के राजभवन में चांसलर अवार्ड समारोह में बेस्ट कुलपति के तौर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रसाद सिंह को अवार्ड दिया गया। यह राजभवन ने यह कारनामा ठीक उसी दिन किया है जिस दिन सुरेंद्र प्रसाद सिंह के कारनामों के उजागर होने के बाद बिहार का उच्च शिक्षा जगत हतप्रभ था। मीडिया में सुरेंद्र प्रसाद सिंह के कारनामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन राजभवन ने तमाम आरोपों को दरकिनार करके सुरेंद्र प्रसाद सिंह को अवार्ड दे दिया। जहां राजभवन के चांसलर अवार्ड समारोह में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को शामिल होना था, लेकिन राजभवन की करतूतों से सख्त नाराज बिहार सरकार ने इस समारोह का बहिष्कार कर दिया। अवार्ड समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी या फिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी शामिल नहीं हुए, लेकिन राजभवन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का ऐलान किया है। इसको लेकर स्वीकृति भी दे दी गई है। खबर के अनुसार कल शाम नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बिहार में 5वें वेतनमान वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 12% की वृद्धि की जाएगी। बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से दिया जाएगा। वहीं बिहार के 6ठे वेतनमान वाले सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 7% अधिक महंगाई भत्ता दिया जाएगा। उन्हें भी 1 जुलाई 2021 से इसका लाभ मिलेगा। सरकार के इस ऐलान से इनके वेतन में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश सरकार सारण और वैशाली जिले के कुछ हिस्सों को पटना में शामिल करेगी। इसको लेकर सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार कैबिनेट की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सारण यानी कि छपरा जिले के
पहलेजा इलाका और वैशाली जिले का कुछ हिस्सा अब पटना जिले में शामिल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से पटना जिले का रकबा बढ़ जाएगा। आपको बता दो कि नीतीश सरकार पटना जिले के क्षेत्र को और भी बढ़ाना चाहती है, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करने के साथ ही कहा था कि अब किसान अपने घरों को लौट जाएं। वही आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान नेताओं का कहना है कि उनकी मांग सिर्फ कृषि बिल की वापसी ही नहीं थी, बल्कि एमएसपी गारंटी कानून के साथ और भी तमाम मुद्दे हैं। जब भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने घोषणा की है तो वे प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन एमएसपी और 700 किसानों की मृत्यु भी हमारा मुद्दा है। इस मामले में भी सरकार को बात करनी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अगर 26 जनवरी से पहले तक मान जाएगी तो हम अपना आंदोलन समाप्त करके खत्म करके चले जाएंगे। वहीं चुनाव को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव के विषय में हम चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बताएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बाकी मामले पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को आंदोलन को 1 साल पूरा हो जाएगा, उस दिन हम मीटिंग करेंगे। उसके बाद 29 नवंबर को यहां से 500 लोग दिल्ली जाएंगे। वहीं चुनाव में भाजपा का विरोध करने को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि इस बारे में चुनाव आचार संहिता लगाने के बाद बताएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार काम कर रही है, उसे काम करने दीजिए। उन्होंने कहा कि बिना एमएसपी गारंटी कानून के तहत हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। दोस्तों पटना की सड़कों पर बुधवार को बिल्कुल हैरान कर देने वाला नज़ारा देखने को मिला। इस नज़ारे ने थोड़े देर के लिए सबको हैरत में डाल दिया। दरअसल कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी सबसे पहली सफ़ेद रंग की पुरानी जीप लेकर 10 सर्कुलर रोड के पास के इलाकों में ड्राइविंग करने लगे। जब लालू के इस अंदाज ने वहां मौजूद हर किसी को अचंभित कर दिया। लंबे अरसे से बीमार चल रहे लालू प्रसाद यादव को धोती पहने पटना की सड़क पर ड्राइविंग करते देखकर सोशल मीडिया पर भी उनके फैन उनकी तारीफ करने लगे हैं। जब लालू प्रसाद यादव की ड्राइविंग के दौरान उनके साथ उनके सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सोमवार शाम से लालू प्रसाद यादव पटना में हैं। कल वे पुराने अंदाज में खुद से जीप चलाते हुए नजर आए, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं। जीप चलाने के दौरान लालू प्रसाद यादव के समर्थक भी वहां मौजूद थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार अपने शासन के 1.5 दशक पूरा कर रही है। इस अवसर को खास बनाने के लिए बिहार के सभी जिलों में जदयू की तरफ से कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी नीतीश सरकार के 15 साल पूरे करने पर बड़े कार्यक्रम की तैयारी की गई। इन सबके बीच नीतीश कुमार के काम को खास बनाने के लिए जदयू के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर पटना के बिहार म्यूजियम के पास बालू की रेत से नीतीश कुमार का तस्वीर बनाया गया। जैसे कि आप अपना मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। यहाँ वही भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी बिहार म्यूजियम पहुंचकर बालू से बने कलाकृति का अवलोकन किया। वही सीएम नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल को लेकर सबसे अच्छा कार्यकाल करार देते हुए बिहार की तरक्की चौगुनी होने का दावा किया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिले में वायु प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को भी प्रदूषण का ग्राफ पटना और गया से आगे रहा। मुजफ्फरपुर का प्रदूषण ग्राफ 344 एक्यूआई, पटना का एक्यूआई 301, गया का प्रदूषण ग्राफ 347 एक्यूआई पर पहुंचा। सोमवार को मुजफ्फरपुर का प्रदूषण ग्राफ 351 एक्यूआई, गया का 167 एक्यूआई तो पटना 325 एक्यूआई पर था। पिछले 4 दिनों से मुजफ्फरपुर, पटना और गया से आगे प्रदूषण का ग्राफ चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पटना को ग्रेटर पटना बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नीतीश सरकार पटना में कई ऐसी परियोजनाओं पर काम कर रही है जिससे साल 2025 तक पटना पूरी तरीके से बदल जाएगा। जहां खबर के अनुसार साल 2025 तक पटना में मेट्रो, फ्लाईओवर, अंडरपास का जाल बिछेगा। जब पटना और बिहता को जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड, पटना रिंग रोड के साथ पटना मेट्रो प्रोजेक्ट से शहर की रूपरेखा पूरी तरीके से बदल जाएगी। आपको बता दूं कि ग्रेटर पटना में मनेर, बिहटा, नौबतपुर, संपतक, विक्रम, दानापुर और फुलवारी शरीफ के गांवों को शामिल किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश सरकार ने बिहटा में बस स्टैंड बनाने की भी स्वीकृति दे दी है। यह नई बस स्टैंड है। आने वाले समय में पटना का ये इलाका सबसे ज्यादा विकसित होगा। बहुत जल्द बिहटा एयरपोर्ट को भी आम आदमी के लिए खोल दिया जाएगा। यह नीतीश सरकार के आदेश के बाद बिहटा एयरपोर्ट को बड़े स्तर पर विकसित किया जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव की सराहना देश के कई राज्यों ने की है। जब पंचायत चुनाव में हो रही नई तकनीक के इस्तेमाल को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली और चंडीगढ़ से टीम पहुंची, जबकि इससे पहले ओडिशा और गुजरात के राज्य निर्वाचन आयोग की टीम पंचायत चुनाव में हो रही तकनीक के उपयोग को
कर लौट चुकी है। जहां बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव में ही OCR मशीन, मतदाताओं की पहचान के लिए बायोमेट्रिक मशीन और मतदान के समय लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। यह तकनीक अन्य राज्यों के राज्य निर्वाचन आयोग को पसंद आ गई है, इसीलिए कई टीम बिहार में मुआयना भी कर रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।